हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं और ज़बरदस्त प्रश्न हैं एकदम। मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और हालांकि मैं इसको बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम, मतलब इसमें आप लोग जब प्रश्न लिख रहा हूँगा तो आप उसको स्किप करके जहाँ से मैं डिस्कशन चालू कर रहा हूँ वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए और शुरू से अंत तक। हालांकि क्लास रिकॉर्डेड है, जैसे मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं इसको लाइव भी कर दूंगा। तो ये आप स्टार्ट करते हैं और फिर पूरा क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका डिस्कशन बहुत मस्त रहेगा। शुरू से अंत तक एक बार जब मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा तो उसको आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिशूल मिसाइल मार कर सकती है। तो त्रिशूल मिसाइल जैसे कि आपको पता है कि 1982 में क्या होता है, एक मिसाइल कार्यक्रम लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो इसीलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन किसको बोलते हैं, मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस। किसको, टेसी थॉमस को, टेसी थॉमस। राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जितना बोर्ड हम उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मिसाइल होती है, कौन कौन से, पृथ्वी, ठीक है, अग्नि, त्रिशूल, नाग और एक आ जाता है आकाश, ठीक है, ठीक है। एक लीजिए और ब्रह्मोस और अस्त्र। इन सभी का हम देख लेते हैं कौन कहाँ से मारता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये मारता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, ये सतह से सतह मार करती है, ठीक है। ऐसे अग्नि, ये भी सतह से सतह ही है, अग्नि भी सतह से सतह ही है, अग्नि भी सतह से सतह ही मार करती है। त्रिशूल क्या करता है, त्रिशूल को नीचे से मारेंगे, मतलब ऊपर जाएगा, सतह से हवा ये है। फिर नाग क्या है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक मतलब ये टैंक के लिए बनाया गया स्पेशली, तो ये भी सतह से सतह ही मार करता है, क्योंकि टैंक कहाँ होते हैं, सतह पे ही होते हैं। ये भी सतह से सतह मार करता है। बोलते आकाश, तो आकाश कहाँ, आसमान में, और कुछ भी मारेंगे तो कैसे जाएगा, नीचे से जाएगा। तो सतह से वायु क्या होगा, सतह से हवा, वायु, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो इनके हो गए। अब फिर चलते हैं ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस को हवा, पृथ्वी और जल, ये तीनों से ही छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस को तीनों से छोड़ा जा सकता है। और अस्त्र क्या है, ये बिहार एसआई के मेन से पूछा था, अस्त्र क्या है। तो अस्त्र वायु टू वायु, मतलब हवा से हवा, ये हवा से हवा में मार कर सकता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न थे, इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। मिटा दे इसको, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अगला प्रश्न है 2 नंबर, चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना किस मंडल में की गई है, किस मंडल में की गई है। ठीक है, इसके ऑप्शन में बोल दे रहा हूँ, तो ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ए में है 4th, चौथा मंडल, बी में है 3रा मंडल, सी में है 10वां मंडल और डी में है 9वां मंडल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, 10वां मंडल। क्योंकि 10वें मंडल में क्या बोला गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहाँ से निकलते हैं, तो ये ब्रह्मा के, मतलब ब्रह्मा के कहाँ से, ब्राह्मण मुख, मतलब ऐसे देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहाँ से निकलते हैं, ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहाँ से निकलते हैं, ब्रह्मा के मुख से कौन, ब्राह्मण, ठीक है। क्षत्रिय कहाँ से, भुजाओं से, और वैश्य कहाँ से, तो ये
जंघाओं से, और शूद्र कहाँ से, तो चरणों से उत्पन्न हुए। ऐसा किस मंडल में बोला गया, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में बोला गया। मैं बोल के ज़्यादा थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए बोल के ही ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। चौथे मंडल में किसका वर्णन है, तो चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। तो कृषि का वर्णन किस मंडल में है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में। तीसरा मंडल में किसका वर्णन है, गायत्री मंत्र का। किसका, गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। और 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना की गई। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, सोम देवता का। किसका, सोम का। ठीक है, 8वां मंडल में आ जाइए। 8वां मंडल में क्या है, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं, खील कहते हैं। क्या कहते हैं, खील। ऐसे मैं जल्दी में थोड़ा लिख दे रहा हूँ। 7वें मंडल में, तो 7वें मंडल में क्या है, दशराज युद्ध। क्या है, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ है, 7वें मंडल में। और ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये रावी नदी के किनारे। आप प्राचीन नाम क्या है इसका, पुरुषनी है। ठीक है, ऋग्वेद में 21 नदियों का, कहीं 25 भी दिया रहता है, लेकिन आप 21 ज़्यादा याद रखें। ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है, इसमें कि दशराज युद्ध पुरुषनी है रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में होता, जिसमें कौन विजयी होता, सुदास विजयी होता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और लिख लीजिए इसमें, दूसरा से लेकर 7वें मंडल तक, इस मंडल को बोलते हैं गोत्र या वंश मंडल। गोत्र या वंश मंडल। ठीक है, गोत्र या वंश मंडल। ठीक है, तो ये मंडल से संबंधित जितने भी मतलब चौथा मंडल, 5वां मंडल, ये भी जिसमें जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। फिर और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। और मैं जो भी बता रहा हूँ वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मतलब मैं ज़्यादा बोलने का ही प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को और चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे वेद, इसका उपवेद। ठीक है, और लिख लीजिए इसका पाठककर्ता। एक और लिख लीजिए, हाँ चलिए तीनों ही रहने दीजिए। ठीक है, 3 में लिख लीजिए। वेद में पहला आते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का क्या है, उपवेद, आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद। सुन लेने से आप लोग का रिवीजन होगा। ठीक है, पाठककर्ता क्या बोलते हैं, होत्री। क्या बोलते हैं, होत्री। ठीक है, अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। कौन है, धनुर्वेद है। इसके पाठककर्ता को क्या बोलते हैं, अध्वर्यु। क्या है, अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु। अब आते हैं सामवेद। सामवेद 7 स्वर का मतलब जितना भी संगीत का जननी बोला जाता है इंडिया में, उसको बोलते हैं सामवेद को। इसका आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद धनुर्वेद, तो इसका है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद इसका उपवेद है। और इसको क्या बोलते हैं, उद्गाता। इसके पाठककर्ता को बोलते हैं उद्गाता। ठीक है, अब अगला है अथर्ववेद। इसको क्या बोलते हैं, शिल्पवेद है। इसका उपवेद है शिल्पवेद। और इसके पाठककर्ता को क्या बोलते हैं, पाठककर्ता को बोलते हैं ब्रहा। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रहा। सबसे ये क्या है, प्राचीन है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। अब सबसे नवीन क्या है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो सबसे नवीन कौन सा है, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, और इसमें कुछ छूट तो रहा है, मतलब लिखाने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, फिर भी इतने पे हम लोग चल रहे हैं। ऐसे भी अब लिख लीजिए अरण्यक की संख्या कितनी है, 7। अरण्यक 7 है, क्योंकि अरण्यक की जंगल में ऋषियों द्वारा इसकी रचना की गई। अरण्यक की संख्या कितना है, 7। वैसे ये वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6। कौन, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नीति, छंद। वैसे उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद 108 है। ठीक है, इसमें की इंपॉर्टेंट कौन है, श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है, ईशोपनिषद में क्या हुआ है, गीता के निष्काम कर्मों का वर्णन है। वैसे बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें क्या है, सबसे पुनर्जन्म का। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या है, याज्ञवल्क्य, गार्गी संवाद और पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन है। और मुंडकोपनिषद, तो मुंडकोपनिषद में क्या है, सत्यमेव जयते को लिया गया है। अब वैसे ही कठोपनिषद में क्या है, नचिकेता यम विवाद का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुन के ज़्यादा आप लोग इससे प्रयास करिए कि ज़्यादा याद हो, क्योंकि डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं खुद ही लिखवा देता। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री इति सिंह किस सदी में भारत आया।
प्रसिद्ध, देखिए कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध चीनी यात्री इति सिंह किस सदी में भारत आया? किस सदी में भारत आया? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। ए में है छठा, बी में है सातवां, सी में है नौवां और डी में है 11वां। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इति सिंह था एक चीनी यात्री था और इति सिंह कब आया था? 672 में, 672 ईस्वी में भारत आया था। और इसने क्या किया था, जितने भी पहले तो ये ताम्रलिप्ति में भी रहा था, ताम्रलिप्ति में रहकर वहाँ 3 साल तक इसने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। और क्या किया था इसने, बौद्ध धर्म की जितनी भी प्राप्ति है उसको अवशेषों का अध्ययन किया था, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज़्यादा अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये कब आया था? 672। और 672 किस में आएगा, किस सदी में आएगा? ये आपको पता है 600 से लेकर के और ये 699 ये किस सदी में आएगा? 7वीं सदी में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 7वीं सदी में। ठीक है, अब देख लेते हैं जितने भी यात्री आए हैं प्राचीन में, उन सभी को हम देख लेते हैं एक बार। वैसे ईरानी है, यूनानी है, चीनी है, अरबी है, इन सबको हम एक बार देख लेते हैं, एक बार क्लियर करके। ठीक है, सबसे पहले यूनानी लेखक में, यूनानी राइटर, यूनानी लेखक। ठीक है, तो पहला था कौन? टेसियस। ठीक है, ये क्या था? ईरान का राजवैद्य था, ऐसे याद रखना, ईरान का राजवैद्य। ठीक है, दूसरा आ जाइए अब। दूसरा में टेसियस, हेरोडोटस। तो ये भी यूनानी था। इसने क्या इसको इतिहास का पिता, इसे इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, और इसने कौन सा पुस्तक लिखी? द हिस्टोरिका। क्या लिखा है? द हिस्टोरिका। ठीक है, द हिस्टोरिका किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। अब सिकंदर के साथ आने वाले जो भी यूनानी लेखक थे, कौन थे वो? सिकंदर के साथ आनेसिक्रस्टस, आसिस्टोबुलस तथा निर्याकस। और निर्याकस कौन था? निर्याकस सिकंदर का क्या था? जल सेनापति था। निर्याकस क्या था? सिकंदर का जल सेनापति था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कौन हो जाएगा? डाइमेकस। अगला है डाइमेकस। तो ये कौन था? सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का, सीरियन नरेश या राजा एंटियोकस फर्स्ट का, एंटिओकस फर्स्ट का राजदूत था, जो किसके शासनकाल में आया था? डाइमेकस किसके शासन में? बिंदुसार में। किसमें? बिंदुसार के टाइम में ही डाइमेकस आया था। अगला है डायनोसियस। डायनोसियस कौन था? तो डायनोसियस मिस्र के राजा कौन था? टॉलेमी, फिलाडेल्फियस टॉलेमी, ऐसे आप बस टॉलेमी याद रखिए, टॉलेमी। और ये किसके दरबार में आया था? डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। किसके? अशोक के दरबार में। ठीक है, और एक लिख लीजिए, नीचे थोड़ा सा स्पेस और बचा है तो लिख दे रहा हूँ मैं यहीं पे। एक था प्लिनी। तो प्लिनी भी क्या था? तो प्लिनी भी यूनानी लेखक था। इसने 1st शताब्दी में क्या लिखी थी? 1st शताब्दी में इसने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। तो ये लिखा है प्लिनी ने। किसने? प्लिनी ने लिखा है। इतना लिख के फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितना 6 हो गया ना, अभी यूनानी लेखक में बचा ही हुआ है। अब आता है टॉलेमी भी एक क्या था? यूनानी लेखक था। टॉलेमी यूनानी लेखक था। इसने क्या लिखा? टॉलेमी ने क्या लिखा है?
भारत का भूगोल, और ये दूसरी शताब्दी में क्या लिखा, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल किसने लिखा है, भारत का भूगोल टॉलेमी ने, ठीक है। अगला है, एक और लिख लीजिए 8 नंबर, इसमें लिख लीजिए आप पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। तो ये अज्ञात लेखक है, इसका कोई राइटर नहीं है, फिर भी इसको यूनानी में ही माना जाता है, मतलब इसी में पढ़ा जाता है। और ये 80 ईस्वी में, 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। ये कौन, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी का जो भी राइटर था, हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। और इसने छारावत राजवंश का उल्लेख किया है। छारावत राजवंश का उल्लेख किसने किया है, ये पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी का राइटर, ठीक है। तो ये सारे यूनानी लेखक खत्म हो गए, यूनानी लेखक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम चीनी लेखक पे, ऐसे ही सबको ख़त्म कर, मतलब सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वीडियो सच में अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगला आप देखते हैं चीनी लेखक। तो सबसे पहले कौन आया था, फाहियान। कौन, फाहियान का किसके दरबार में आया था, फाहियान किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अगला है सुंगयुंग। अगला एक सुंगयुंग चीनी यात्री ही था, सुंगयुंग। तो सुंगयुंग एक चीनी यात्री था, वो कब आया था भारत, तो भारत में आया था 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में आया था। और इसने बौद्ध प्राप्तियां एकत्र की, बौद्ध अवशेष से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सुंगयुंग ने एकत्रित की थी, ठीक है। अगला है फाहियान, सुंगयुंग, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता तो मोरक्को का था ना। एक और कौन बचा है, फाहियान, सुंगयुंग, ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन, किसके, हर्षवर्धन के दरबार में आया, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आया। और इसकी रचना क्या है, CU की, क्या है, CU की। ह्वेनसांग के कहने पे ये हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का 2 जगह आयोजन करवाया था। कहाँ का, एक तो कन्नौज में और दूसरा प्रयागराज में, या पहला प्रयागराज, दूसरा कहाँ, कन्नौज में, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कौन का था, बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखा था, ठीक है। ये हो गया ह्वेनसांग। और कोई, बस ये 3 है चीनी यात्री में। और एक लास्ट बच गया कौन, इति सिंह, जिसका हम लोग अभी बात किए थे, इति सिंह। तो इति सिंह कब आया था, तो इति सिंह आया था चीनी यात्री, कब आया था, 672 में, ठीक है, 672 में। तो ये हमने चीनी यात्रियों को देख लिया, ना। अब चलते हैं हम कहाँ, अरबी यात्रियों को, ठीक है। अरबी यात्री में सबसे पहले कौन आ जाएगा, अल-बरूनी। तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। कब आया था, 1017 ईस्वी, 1017 ईस्वी में आया था। और इसने क्या लिखा, भारत की खोज या तहकीक हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी, अल-बरूनी ने, ठीक है। तो अल-बरूनी ने क्या था, भारत की खोज, तहकीक हिंद खोज की थी। अब कब आया था, 1017 में, किसके साथ आया था, ये महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। जिन्हें अल-बरूनी अरबी यात्री हो गया। दूसरा कौन हो जाएगा, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के टाइम में कौन आया था, इब्न बतूता कब आया था, इब्न बतूता 1333 में आया था, ठीक है। और ये किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और इसने किसकी रचना की, रेहला की रचना किसने की थी, इब्न बतूता ने, ठीक है। और ये 1333 में दिल्ली पहुंचा था, ठीक है, दिल्ली पहुंचा था। तो इसकी दिल्ली का काजी इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त कर दिया था। अब एक और चीनी यात्री, अरबी यात्री बचा है, वो कौन बचा है, सुलेमान, ये भी लिख लीजिए, ये भी अरबी यात्री था। और सुलेमान कब आया था,
तो सुलेमान आया था 850 ईस्वी के लगभग, अरे 9वीं शताब्दी हो जाएगा लगभग, ठीक है। और इसने अपने प्रतिहार तथा पाल वंश का उल्लेख किया है, प्रतिहार तथा पाल वंश का उल्लेख किया है। यूनानी लेखक में ही आप लोग वहाँ पे एक छूट गया था, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज यहाँ पे यूनानी लेखक मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक है। ये यूनानी लेखक है, इसने क्या लिखा, इंडिका। और ये किसके टाइम में, किसके दरबार में था, ये क्या था, सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। कौन, मेगास्थनीज। और किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है। और इसी ने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो एक छूट गया था, उसको आप लोग लिखिएगा। तो हमने यूनानी, चीनी और अरबी तीनों देख लिया। अब एक और थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, तिब्बती, एक तिब्बत राइटर थे, तिब्बत के जो थे तारानाथ, तिब्बती लेखक तारानाथ। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने कंग्यूर और कंग्यूर तथा तंग्यूर पुस्तक किसने लिखी है, इन्हें तारानाथ ने, ठीक है। ये एक तिब्बती राइटर थे, ठीक है। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, मार्को पोलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इटली या वेनिस का निवासी था, और ये कब आया था भारत, तो आया था 1288 में। कब, 1288 में। ये 13वीं शताब्दी में हुआ। और ये पांड्य वंश की यात्रा, मतलब पांड्य शासकों के समय पांड्य देश की यात्रा की, पांड्य शासकों के दरबार में आया था, ठीक है। वेनिस को ही पहले इटली बोला, मतलब पहले अभी के इटली को पहले वेनिस बोला जाता था, ठीक है। ये सारे जितने भी राइटर थे उन्होंने आपको इतने देर में रिवीजन करवा दिया। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। थोड़ा सा लिखने में बस टाइम लग जा रहा है, तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन मैं देख ले रहा हूँ। पहला ऑप्शन है रुद्रदामन, बी में है विजय सेन, सी में है हर्षवर्धन, और डी में है यशोवर्मन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोग को पता नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन से। तो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, तो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है, ठीक है। रुद्रदामन से कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़। तो जूनागढ़ किससे संबंधित है, जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से। विजय सेन से कौन, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, विजय सेन से। हर्षवर्धन से ये हो गया। यशोवर्मन से मंदसौर अभिलेख, कौन, मंदसौर अभिलेख। और यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से, कलिंग के खारवेल से, ठीक है। और हाथी गुफा क्या है, एक तिथि रहित अभिलेख है, ठीक है। तिथि रहित अभिलेख कौन है, हाथी गुफा अभिलेख है। एक और लिख लीजिए इसमें, एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख किससे संबंधित है, भानुगुप्त से। किससे, भानुगुप्त कौन था, गुप्त शासक था, ठीक है। एक और लिख लीजिए एहोल किससे संबंधित है, पुलकेशिन सेकंड से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। एक और लिख लीजिए यहीं पे तुमुन अभिलेख। तो तुमुन अभिलेख किससे संबंधित है,
तो तुमुन अभिलेख संबंधित है किससे? कुमारगुप्त से। किससे? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त से। तो ये जितने भी अभिलेख थे वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी कहाँ से आयातित होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में 5 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी में ऐसा लिख सकते हैं, चांदी कहाँ से आयातित होता था? चांदी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से आयातित होता था? कहाँ से आयातित होता था? आयातित होता था, ठीक है। तो ऑप्शन इसके देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन है, सॉरी एक मिनट, अरे एक मिनट कहाँ रख दिया? हाँ, ऑप्शन ए में है यहाँ पे अफगानिस्तान। ए में है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बी में है बलूचिस्तान। सी में है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। और डी में है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। इसका देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा चांदी अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। बलूचिस्तान से क्या मंगाया जाता था? तो बलूचिस्तान से तांबा, तांबा और खेतड़ी से भी। तो बलूचिस्तान तथा खेतड़ी से क्या मंगाया जाता था? तो बलूचिस्तान और खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था, ठीक है। मेसोपोटामिया से क्या मंगाया जाता था? लाजवर्त। लाजवर्त कहाँ से मंगाया जाता था? मेसोपोटामिया से। लाजवर्त कहाँ से मंगाया जाता था? मेसोपोटामिया से। कर्नाटक से क्या मंगाया जाता था? सोना, सोना। और ईरान से भी क्या मंगाया जाता था? ईरान से टीन तथा चांदी। तो टीन तथा चांदी कहाँ से आयातित होती थी? ईरान से। अफगानिस्तान से भी ये भी अफगानिस्तान से भी ये दोनों आयातित होते थे, ठीक है, अफगानिस्तान से भी, ठीक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ ले रहे हैं, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, लिखने का ज़्यादा ये नहीं हो पा रहा, लिख रहा हूँ ज़्यादा, बोल ही रहा हूँ। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? इसका उत्तरी विस्तार,